नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने एसएसटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ज्योग्राफी का पार्ट तो पूरा कर लिया था और पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के पार्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की अवधारणा जो पढ़ी थी। राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आय जो है वो साधन लागत पे निकाली जाती है और साधन लागत पे जो राष्ट्रीय आय होती है इसमें हमने सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय दोनों की गणना की थी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें हमने जो उत्पादन है और जो सेवाएं हैं, एसपी जो सेवाएं हैं, उत्पादन और सेवाओं के साथ साथ हमने उत्पादन और सेवाओं के मूल्यों के योग के साथ साथ जो आयात और निर्यात इसके मूल्य को हमने घटा के दिया तो एनएक्स हो गया, यानी टीपी एसपी प्लस एनएक्स। एनएक्स का मतलब है आयात, विदेशों में जितना भी जो सेवाएं और वस्तुओं का मूल्य है जिसमें हमारे जो आते हैं यहाँ पे वो सेवाएं और वस्तुएं उत्पादित करते हैं और जो जाते हैं वो सेवाएं और वस्तुएं उत्पादित करते हैं। तो जाने वाले वो निर्यात हो गए, आने वाले क्या हो गए, आयात हो गए। तो आयात और निर्यात का क्या है, अंतर है। और अपने उत्पाद और सेवाओं के मूल्य का योग ये क्या कहलाएगा, जीएनपी। और इस जीएनपी में अवमूल्यन है उसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एनएनपी। और आपकी नेशनल इनकम है वो एनएनपी के क्या होती है, बराबर होती है, शुद्ध राष्ट्रीय आय के राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है। और ये फैक्टर कॉस्ट पे आधारित होती है, साधन लागत पे। साधन लागत क्या है, उत्पादन में जो टैक्स है, टैक्स और सब्सिडी को जोड़ देंगे और अप्रत्यक्ष जो टैक्स है, ये जो आपके इनडायरेक्ट जो टैक्स है उनको घटा देंगे, तब क्या आ जाती है, हमारी फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था जीडीपी और एनडीपी। जीडीपी क्या होती है, यहाँ तो हमने विदेशों से प्राप्त सेवाएं और जो आपके उत्पाद है उसके मूल्य को शामिल किया है और यहाँ आए उनके उत्पाद और मूल्य को भी शामिल किया है। लेकिन यहाँ डोमेस्टिक है, घरेलू है, तो यहाँ पे हम देश में उत्पादित जो वस्तुएं हैं और देश की उत्पादित सेवाएं हैं उनको जोड़ेंगे। साथ ही साथ विदेशों में नहीं, देश में अगर कोई विदेशी कंपनी उत्पादन कर रही है उसका पूरा जो है लाभ देश को मिल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। देश में जो विदेशी कंपनी है उसका उत्पादन, उसमें चाहे सेवाएं हैं चाहे उत्पादन है, उनको हम जोड़ देंगे। और एनडीपी क्या है, आपके जीडीपी में आपके अवमूल्यन घटा दो, क्या आ जाएगी, एनडीपी आ जाएगी। ये तो आपकी बात क्लियर हो गई, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब बात आती है कि जो आपकी एनडीपी एनएनपी है या आपकी एनडीपी है, जीएनपी और एनएनपी जो दोनों है वो आपके देश में जनता है उसके कल्याणात्मक उपागम को या कल्याण स्वरूप को नहीं बताती है या प्रदर्शित नहीं करती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो आपकी राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय आपके आर्थिक कल्याण का सही माप प्रस्तुत नहीं करती है। और आर्थिक कल्याण किससे जुड़ा हुआ है, नागरिकों से जुड़ा हुआ है। आर्थिक कल्याण किससे जुड़ा हुआ है, नागरिकों से जुड़ा हुआ है। तो आर्थिक कल्याण के लिए फिर कौन सी माप की जाए, तो प्रति व्यक्ति आय की गणना करें तब हम देश के, मान लो कि हमने राष्ट्रीय आय घोषित कर दी, हमारी राष्ट्रीय आय इतनी है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय आय है वो प्रत्येक राज्य, जिले, गांव के लोगों की आय को थोड़ी बता रही है, कौन से क्षेत्र में कितना विकास है उसको नहीं बता रही, वो एक्चुअल में पूरे डेवलपमेंट को बता रही है। जबकि हमें देश में कल्याणात्मक जो स्वरूप है या जनसंख्या में आर्थिक विकास के परिवर्तन है, उसको जानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रति व्यक्ति आय की
जरूरत होती है और ये प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय आय की तुलना में कल्याणात्मक जो उपागम है या कल्याणात्मक स्वरूप है या आर्थिक कल्याण का स्वरूप है उसको प्रदर्शित करती है। तो प्रश्न आ गया, क्या राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण के स्वरूप को प्रदर्शित करती है क्या? तो नहीं करती है। और कौन सी आय आर्थिक कल्याण के स्वरूप को प्रदर्शित करती है? तो प्रति व्यक्ति आय आर्थिक कल्याण के स्वरूप को प्रदर्शित करती है। अब आपके है कि इसका मापन कैसे करेंगे, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो आपकी राष्ट्रीय आय है उस राष्ट्रीय आय में जो देश की जनसंख्या है उसका भाग दे देंगे। राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगी हमारी प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। और ये प्रति व्यक्ति आय है वो देश के आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करती है। अब हम बात करते हैं अगला बिंदु कि देश में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो कब से आरंभ हुई? क्या आरंभ में जब हमारे देश का जो विकास नहीं हुआ था, आरंभिक काल की बात कर रहे हैं, प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे हैं, क्या उस क्षेत्र में भी या उस समय में भी क्या गणना की जाती थी आय की? तो ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले आय की गणना के लिए कोई पर्टिकुलर संस्था नहीं थी। और इस आय की गणना के लिए हालांकि काफी विद्वानों ने इस आय की गणना के लिए अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन एक समस्या उनके सामने क्या थी कि उनके द्वारा जो अपनी अपनी जो विधियां थी उनके पास, उनके अनुसार उन्होंने गणना तो कर ली, लेकिन उस गणना के लिए उन लोगों के पास विश्वसनीय आंकड़े नहीं थे, इसलिए वो गणना भी क्या थी? विश्वसनीय गणना नहीं थी। अब हम बात करें किसने इसके लिए प्रयास किया, इस गणना के लिए किसने प्रयास किया? तो सबसे पहले 1868 में दादा भाई नारोजी ने अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का नाम है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में राष्ट्रीय आय के संदर्भ में बताया। और इन्होंने 1868 में इस पुस्तक के दौरान जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो है वो 20 रुपए प्रति व्यक्ति बताई, यानी कितनी? 20 रुपए प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बताई। किसने? दादा भाई नारोजी ने सबसे पहले प्रयास किया। दादा भाई नारोजी ने 1868 में। इसके बाद भी कई विद्वान हैं, उन्होंने प्रयास किया। उनमें एक का नाम है फिंडले सिरोज। इसके अतिरिक्त आपके हैं आर.सी. देसाई। ये दो प्रमुख नाम हैं जिन्होंने भी आपके राष्ट्रीय आय के बारे में अपने विचार दिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रयास किया। लेकिन इन दोनों के लिए दादा भाई नारोजी के लिए सबके लिए बात यह है कि यहाँ कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं है। और इन विश्वसनीय आंकड़ों के लिए एक संस्था का गठन किया गया, और संस्था जो थी वो देश में वर्तमान में भी राष्ट्रीय आय की गणना कर रही है।
अब इस संस्था का गठन है वो किसके माध्यम से किया गया, तो ये जो संस्था आई वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखो आपके हम पढ़ेंगे प्लान पंचवर्षीय योजनाएं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो मॉडल प्रस्तुत करने वाले थे वो थे पीसी महालानोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनकी अध्यक्षता में 1949 में, कब 1949 में एक समिति का गठन हुआ और वो समिति थी आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति। कौन सी थी? राष्ट्रीय आय समिति थी। कौन सी थी? राष्ट्रीय आय समिति थी। और ये राष्ट्रीय आय समिति है, इसने अपनी रिपोर्ट है 1951 में, कब दी? 1951 में दी। और इस राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत में एक संस्था का गठन हुआ जिसका नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी विभाग संगठन, सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या आएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ये इसकी रिपोर्ट एक तो आ गई 1951 में और अंतिम रिपोर्ट कब आई? 1955 में। तो ये सांख्यिकी विभाग है वो 51 में बन गया और इसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर इसने काम भी आरंभ कर दिया और वर्तमान में भी यही देश की राष्ट्रीय आय की गणना कर रहा है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसका औद्योगिक मुख्यालय, औद्योगिक मुख्यालय की अगर बात करें तो कहाँ पर है? कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। किसका? आपके औद्योगिक मुख्यालय CSO का औद्योगिक मुख्यालय का है? कोलकाता में है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि देश में जो वर्तमान में ये सभी आर्थिक जो क्रियाकलाप है उससे प्राप्त जो आय है उसकी गणना के आधार पे प्रति व्यक्ति आय का, राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। और वर्तमान जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो रहा है यह एक क्या है? विश्वसनीय क्या है? माप है। क्या है? विश्वसनीय माप है। ये वर्तमान की क्या है? विश्वसनीय माप है जिसका गठन जिसका निर्धारण कौन कर रहा है? CSO। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कौन? 1868 में कौन? दादा भाई नौरोजी। इसके बाद डॉक्टर पीसी महालनोबिस 1949 में क्या बनाई? राष्ट्रीय आय समिति बनाई और CSO का गठन किया। CSO का गठन है इस आय समिति के अंतिम निर्णय के आधार पे हो गया था। वैसे तो 1951 में हो गया था लेकिन अंतिम निर्णय के आधार पे इसने कार्य सुचारू कर दिया और वर्तमान में भी कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और औद्योगिक मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। तो हमने जाना कि राष्ट्रीय आय जो है उसकी गणना के लिए कौन सी संस्था कार्य कर रही है। अब इसके आगे आपके एक बिंदु आता है जो इंपॉर्टेंट भी है और समझने लायक भी है। क्या? कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार है हमारे कार्य। हम कौन से कार्य कर रहे हैं, कौन से एक्टिविटीज कर रहे हैं? कौन सी एक्टिविटीज? आर्थिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं वही देश के विकास, एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करती है। जो हमारी आर्थिक स्थिति है इसके लिए जो एक्टिविटीज है उसके कौन कौन से क्षेत्र है, हमारी आर्थिक जो क्रियाएं हैं या अर्थव्यवस्था की जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं,
या इसको यूं बोल सकते हैं कि आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः कौन कौन सी है। तो आर्थिक क्रियाओं के मुख्यतः 3 सेक्टर बांटे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वर्तमान में हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को आगे कर दिया, फोर्थ और फिफ्थ भी कर दिया। यानी अनुसंधानकारी क्रियाएं, सूचना आधारित अनुसंधान और वैज्ञानिक क्रियाएं हैं, वो आपके पंचम क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप में आती है। एक बार देख लेते हैं कि पहले क्रियाकलाप वो है जिसमें प्राथमिक उत्पादों का निर्माण होता है, और प्राथमिक उत्पादों के निर्माण का संबंध सीधा किससे है? प्रकृति से है। किससे है? प्रकृति से। यानी जो हमारा भौतिक स्वरूप है, ये भौतिक स्वरूप हमें जिन उत्पादों के निर्माण का स्वरूप प्रदान करता है, या भौतिक रूप से हमारे प्राकृतिक जो स्वरूप है उससे हमें जो उत्पाद मिलते हैं वो प्राथमिक है। जैसे वनस्पतियां प्राप्त करते हैं या फसलें प्राप्त करते हैं, यह आपका क्या है? प्राथमिक उत्पाद है, प्राथमिक क्रिया है। जैसे गन्ना, गेहूं, नारियल, जो भी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं वो कौन सी क्रियाएं हैं? आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इसके अतिरिक्त आपके पशुपालन करना, ये भी क्या है? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। संबंध किससे है? प्रकृति से, भौतिक वातावरण से। सीधा प्रकृति या भौतिक वातावरण से संबंध है। तो ये कौन सी है? प्राइमरी एक्टिविटीज है। इसके अतिरिक्त आपके पशुपालन और इसके अलावा खनन है, दुग्ध उत्पादन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, लकड़ी काटना है, मधुमक्खी पालन है। ये जितने भी सोर्स हैं जो हमें किससे मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं। उन सभी स्रोतों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाना, आजीविका की प्राप्ति करना कौन सी है? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इनको हम प्राथमिक उत्पाद कह सकते हैं। दूसरा आता है द्वितीय क्रियाएं। जो हमारी प्राथमिक एक्टिविटीज है, इस प्राथमिक एक्टिविटीज के बाद, जो हमें प्राथमिक एक्टिविटी से जो भी उत्पाद मिला, जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो भी उत्पाद मिला, उस उत्पाद को हम क्या करते हैं? विनिर्मित करते हैं। क्या करते हैं? विनिर्मित, यानी विनिर्माण। यूं भी बोल सकते हैं कि जो प्राथमिक उत्पाद है उसको हम बहुमूल्य या मूल्यवान उत्पाद में बदलते हैं। किसके माध्यम से बदलते हैं? तकनीकी के माध्यम से बदलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। तीसरी बात, जो द्वितीय क्रियाएं हैं, जो द्वितीय क्रियाएं हैं, उन द्वितीय क्रियाओं से प्राप्त जो उत्पाद मिला हमें, और उस उत्पाद को हम बाजारों तक पहुंचाएंगे, उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे। तो उपभोक्ता तक और बाजार तक पहुंचाने का जो सेक्टर है वो है सेवा सेक्टर। इस सेवा सेक्टर को हम कौन से में रखते हैं? तीसरे में रखते हैं। आपके व्यापार है, वाणिज्य, व्यापार या वाणिज्य है, वो कौन से में आता है? तीसरे सेक्टर में आता है। परिवहन है, परिवहन तो दूसरे में को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, सबको क्या है? परिपोषित करता है। संचार है, वो भी किस में आता है? आपके तीसरे में आता है। व्यापार, परिवहन, संचार। अब व्यापार में देखें तो फुटकर व्यापार भी होता है, जो रिटेल मार्केट होता है। एक आपकी होलसेल भी होता है,
यानी थोक व्यापार, होलसेल। तो व्यापारिक क्रियाएं हैं वो सारी आपकी इसी में आती है। विनिर्माण XYZ किसी वस्तु का, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ये भी क्या है, विनिर्माण है। आपके कोई भी वस्तु, छोटी से छोटी वस्तु से लेके बड़ी से बड़ी वस्तु तक का जो निर्माण है वो किस में आएगा, द्वितीय क्रियाओं में आएगा। लेकिन तृतीय क्रियाओं के लिए बोला जाता है कि अप्रत्यक्ष उत्पादन, अप्रत्यक्ष उत्पादन का रूप हमें तृतीय क्रियाकलाप से मिलता है, क्योंकि तृतीय क्रियाकलाप का संबंध है वो किससे माना जाता है, उत्पादन व विनिमय से। अब आप बोलोगे साहब उत्पादन तो आप दूसरे में कर रहे हो, उत्पादन तो कौन से में कर रहे हो, दूसरे में कर रहे हो, लेकिन जो तृतीय क्रियाकलाप में जो उत्पादन आता है उसका संबंध दूसरे वाले उत्पादन से नहीं है, इसमें है अप्रत्यक्ष उत्पादन। जैसे डॉक्टर है, किसी मरीज का इलाज कर रहा है, तो इलाज कर रहा है तो उसने मरीज के इलाज में अपनी जो भागीदारी निभाई है उससे मरीज क्या हो गया, ठीक हो गया, तो इसने क्या कर दिया, मरीज को स्वस्थ कर दिया। तो ये भी क्या एक प्रकार का उत्पादन है। टीचर है वो क्या है, किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो टीचर भी क्या है, ये सेवाएं दे रहा है, तो अप्रत्यक्ष उत्पादन कर रहा है, उसमें जो नए नए सोर्स है उनको इन्वेस्ट कर रहा है, तो भी क्या है, वो आपका उत्पादन ही है। तो इस प्रकार ये सेवाएं हैं उनमें अप्रत्यक्ष उत्पादन की बात कही गई है। इसमें आपके इन सेवाओं के अंदर तीसरी सेवाओं में अध्यापक, चिकित्सक, आपके धोबी, आपके नाई, आपके जितने भी दुकानदार है वो सारे किसमें आते हैं, वकील भी आता है इसमें, किसमें, आपके तीसरी क्रियाकलाप में। तो ये जितनी भी सेवाएं हैं और सेवा सेक्टर है वो कौन सा है, तीसरा है। फिर चौथा और पांचवा भी सेवा सेक्टर ही है, लेकिन वो उच्च ज्ञानोन्मुखी सेवाएं आती है। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त उत्पादों के या प्रकृति के उत्पादों को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं होती है वो प्राथमिक क्रियाएं हैं। पशुपालन भी करोगे, खनन भी करोगे, और जो प्राथमिक क्रियाओं से जो उत्पाद हमें मिल गए उससे हम मूल्यवान उत्पाद बनाए, वो क्या होती है, द्वितीय क्रियाएं। और जो मूल्यवान उत्पाद बन गए उनको हम बाजारों तक पहुंचाए, या उत्पादन और विनिमय जैसी अप्रत्यक्ष क्रियाएं हम आरंभ करें, इसमें आपके व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, ये सारी क्रियाएं आती है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाओं के तीन प्रमुख क्षेत्र है जो हमारे विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। वर्तमान में बात करें तो किसी भी विकसित देश में पहले प्राथमिक सेक्टर में सर्वाधिक संलग्नता थी, फिर द्वितीयक में, और जो विकसित देश है वहां वर्तमान में तृतीय क्षेत्र में संलग्नता बढ़ गई है, और विकासशील देश में प्राथमिक और द्वितीय में संलग्नता ज्यादा है। ये बात ध्यान रखना। और वर्तमान स्थिति देखें तो हर देश कौन से सेक्टर को बढ़ाने में लग रहा है, तृतीयक सेक्टर को बढ़ाने में लग रहा है। तो विद्यार्थियों, आज हमने राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद, उसके अलावा प्रति व्यक्ति आय की गणना की, साथ ही साथ हमने पढ़ा कि कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के प्रश्न आ गया। आपका ये प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, कितने क्षेत्र है, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र ये क्या करते हैं, किसी भी देश की या किसी व्यक्ति की इकोनॉमिक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, कितना वो उसमें बदलाव है। तृतीय सेक्टर में काम करने वाला है वो क्या है, ज्यादा आमदनी प्राप्त करेगा, और द्वितीय सेक्टर में काम करने वाला उससे कम, और प्राथमिक सेक्टर में काम करने वाला उससे कम आमदनी प्राप्त करेगा। तो अगले वीडियो के माध्यम से अगले बिंदु का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।